प्यारे बच्चों, आप लोग घर पे बैठे हुए हो तो हम भी आपके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से हम जो है आप लोगों को अब पढ़ाएंगे। और आज का जो वीडियो है वो अपना विज्ञान पे आधारित है। आपकी कक्षा 10 की जो विज्ञान की पुस्तक है उस पुस्तक के अंदर जो छठा पाठ है वो छठा पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। इस पाठ के अंदर आप लोग जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, क्या रासायनिक समीकरण होता है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले अपन थोड़ा सा परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। इसमें जीवन में देखो तरह तरह के परिवर्तन अपने को देखने को मिलते हैं। आप देखो कि लोहे के ऊपर जंग लगने की बात करें, या फिर कोई कागज चलने पे कागज का राख हो जाना, या किसी पत्ती का टूट करके गिर जाना, या गिरने पे चौक जो है वो टूट करके उसके टुकड़े हो जाना। चौक जो है उसको अगर नीचे गिर जाती है तो चौक भी टुकड़े हो जाते हैं। तो ये तरह तरह के परिवर्तन, जैसे दूध से दही बन जाना, तो ये तरह तरह के परिवर्तन अपने को जीवन में दिखाने के लिए, देखने के लिए मिलते हैं। तो इन परिवर्तनों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन और दूसरे होते हैं भौतिक परिवर्तन। तो दो तरह के परिवर्तन होते हैं, दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन और दूसरे है रासायनिक परिवर्तन। देखो, भौतिक परिवर्तन इस तरह के परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव आ जाता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव आ जाता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में या अवस्था में बदलाव आ जाता है। उन परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा इधर देखो, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसके अंदर पदार्थ के रासायनिक संगठन में बदलाव आ जाता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में बदलाव आ जाता है। रासायनिक संगठन यानी उसके रासायनिक गुणों में भी बदलाव आ जाता है। इधर देखो, इनमें केवल भौतिक गुण जो होते हैं, अवस्था होती है, उनमें बदलाव आता है। रासायनिक गुणों में इधर क्या होता है, बदलाव नहीं आता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। जबकि इधर रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और इधर नहीं होता है। इधर रासायनिक परिवर्तन होने से एक नया पदार्थ बन जाता है।
आप देखो कि दूध में थोड़ा सा आपने छाछ मिला दी हो उसमें द्रावण के तौर पे, उत्प्रेरक के तौर पे, तो दूध से क्या बन जाएगा, दही बन जाता है। तो दही की जो है वो एक नया पदार्थ बन गया। तो इनमें जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनमें नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। साथ ही आप देखो कि आप जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन किस कारण से हुए हैं, तो उनमें परिवर्तन का जो कारण है अगर उस कारण को हटा दिया जाए, अगर परिवर्तन का कारण हटा दिया जाए तो फिर वो पदार्थ अपनी मूल अवस्था के अंदर वापस लौट आता है। यानी कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में लौट जाता है। आता है। यानी इनके अंदर जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें जो भी परिवर्तन का कारण है, अगर उस परिवर्तन के कारण को हटा दिया जाए तो पदार्थ अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर वापस आ जाता है। इनके अंदर अगर परिवर्तन का कारण भी आप हटाओ तो भी अपनी मूल अवस्था के अंदर नहीं आता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर भी पदार्थ मूल अवस्था में नहीं लौटता। अर्थात ये जो परिवर्तन देखो जिनमें अगर परिवर्तन का कारण हटा दिया जाए तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। तो इस तरह के परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ये टेम्परेरी परिवर्तन होते हैं। और ये परिवर्तन जो एक बार हो गया तो वापस उधर जाना संभव नहीं है। तो ये एक दिशीय या वन वे टाइप के परिवर्तन होते हैं। तो ये स्थायी परिवर्तन होते हैं। यानी कि ये क्या कैसे होते हैं, ये स्थायी होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। अगर अपन इनको विज्ञान की भाषा में बोले तो ऐसे परिवर्तन जो कि ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल सके, यानी कि क्रियाकारक से उत्पाद बन जाए, उत्पाद से फिर क्रियाकारक बन जाए, यानी पदार्थ जो है अगली अवस्था से लौट करके वापस पुनः पिछली अवस्था में आ जाए। तो इस प्रकार के परिवर्तन कहलाते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन, रिवर्सेबल परिवर्तन। तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं, जो भौतिक परिवर्तन है वो तो उत्क्रमणीय टाइप के परिवर्तन होते हैं, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन है ये इनरिवर्सेबल यानी कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, एक दिशीय परिवर्तन होते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा देखो लास्ट बात अपन ने ये की थी कि ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, यानी इसको अपन विज्ञान की भाषा में कहें तो ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं,
उत्क्रमणीय होते हैं और ये स्थायी होते हैं, एक दिशीय होते हैं, यानी इनको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। तो ये एक दिशीय यानी कि वन वे, एक दिशीय या अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये अपनी वापस पूर्ण अवस्था के अंदर नहीं पहुंचते। अब देखो इस उत्क्रमणीय को कैसे देखे अपन, जैसे जल है, जल को अपन ने गर्म किया, इसको हीट दी, गर्म किया, तो जल को गर्म करने पर क्या होगा, वाष्प बन जाएगी, जलवाष्प बन जाएगी। ये जल में है वो जलवाष्प में बदल जाता है और इस जलवाष्प को अपन वापस से ठंडा करते हैं। जब इसको वापस से ठंडा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वापस से जल में बदल जाएगा। अब इस जल को और ज्यादा ठंडा करो, आप इसको तापमान घटा दो, तो इसको और ज्यादा ठंडा करने पर क्या होगा, ये बर्फ में बदल जाएगा। बर्फ को अब आप फिर से थोड़ा सा तापमान दो तो बर्फ जो है वो किस में बदल जाएगी, जल में बदल जाएगी। बर्फ को थोड़ा सा गर्म किया तो बर्फ किस में बदल जाती है, जल में बदल जाती है। तो ये देखो आप एक बार तो इधर भी चल रहा है और ये इधर से इधर भी चल रहा है। बर्फ कैसी अवस्था है, ठोस अवस्था, तो बर्फ हो गया ठोस। और नॉर्मल जो जल होता है वो कैसी अवस्था में रहता है, वो द्रव अवस्था में या लिक्विड या द्रव अवस्था के अंदर। तो जल हो गया द्रव और जो जलवाष्प हो गई वो कैसी अवस्था होगी, गैसीय अवस्था। तो ये हो गई गैसीय अवस्था, गैस। अब आप देखो इन तीनों का सूत्र जो है, रासायनिक सूत्र की बात करें तो तीनों का एक ही है, क्योंकि तीनों का रासायनिक संगठन भी एक ही है। जल का, जलवाष्प का और बर्फ का, इन तीनों को अगर आप विज्ञान की भाषा के अंदर अपन जो रासायनिक सूत्र लिखे इनका, तो इन तीनों का सेम सूत्र है H2O। ये भी H2O है, ये भी H2O है और ये भी H2O है। तीनों का एक जैसा सूत्र है, यानी इनके अंदर रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आता है। अब आप देखो इधर इनकी, यानी कि ये अनुत्क्रमण का मतलब इनको, इनका जो कारण था जिसके कारण से अगली अवस्था में गए, उस कारण को अपन ने हटा दिया तो ये वापस से अपनी मूल अवस्था में बदल गया। जैसे पानी था तो उसको तापमान दिया तो उसके कारण से क्या हो गया, पानी से जलवाष्प बन गया है। अब जलवाष्प के अंदर वो तापमान को ही हमने निकाल दिया, वापस से कम कर दिया तापमान, तो फिर वो जल बन गया है। अब उसको फिर और तापमान कम कर दे तो वो बर्फ बन गया है, बर्फ को हल्का सा ताप देने पे तो जल बन गया है। यानी इनमें परिवर्तन का कारण क्या है, ताप ही है। उस ताप के कारण से परिवर्तन आ रहा है, तो ताप जो है परिवर्तन का कारण है, और उस ताप को अपन ने हटा दिया तो ये वापस अपनी अवस्था के अंदर आ जाए। लेकिन इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, जैसे देखो आप इनका उदाहरण देखो, जैसे दूध है, दूध के अंदर, दूध से क्या बन जाएगा, दही बन जाता है, दूध से दही बन जाता है। अब दही से वापस दूध कभी नहीं बनता है, दूध से दही बन जाता है, एक दिशा में परिवर्तन हो रहा है, दूध से दही बन गया, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बनता है। इसी तरह देखो, यहां पे देखो चौक है, चौक को अगर तोड़ दिया जाए तो जो चौक का पाउडर बन जाता है, चौक को तोड़ने पर चौक का पाउडर बन जाता है, और चौक के पाउडर को फिर से अपन चौक बना सकते हैं। यानी चौक के पाउडर का भी देखें तो उसका संगठन भी रासायनिक संगठन वही रहेगा जो कि चौक का है। लेकिन आप दूध को देखोगे तो दूध का अलग मिलेगा रासायनिक संगठन और दही का अलग मिलेगा। इसी तरह से लोहा जो है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, एक बार लोहा है, लोहे के ऊपर जंग लग गई तो उस जंग लगे हुए से वापस से पुनः वैसा का वैसा लोहा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह से कागज का जलना, कागज का जलना, यानी कागज को अपन जलाते हैं तो कागज जो है जल करके राख हो जाएगा, तो जल करके राख होने के बाद उसको राख से आप
कागज नहीं बना सकते। तो ये कैसे परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। और ये अस्थायी परिवर्तन है। जैसे चौक को पीस करके चूर्ण बना देना, चौक को पीस कर चूर्ण बनाना। तो जो चौक को पीस करके चूर्ण कर दिया तो उस चूर्ण से आप वापस से उससे चौक बना सकते हैं, वैसी वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इसी तरह से पानी में चीनी घोलकर चाशनी बना देना। हम लोग नॉर्मली बनाते भी हैं, पानी के अंदर चीनी जैसे डालते हैं तो चाशनी बन जाती है। और चाशनी से आप फिर से चीनी प्राप्त करना चाहे तो कर सकते हैं, यानी उसमें से पानी को हटाना पड़ेगा, गर्म करो, पानी जो है भाप बन के उग जाएगा और चीनी वहां से रह जाएगी। इसी तरह से पानी के अंदर नमक को घोल देना, तो नमक का घोल होता है वो भी कैसा होता है? वो भी भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये दोनों में अंतर है। अब आपको होमवर्क के रूप में करना क्या है? होमवर्क में ये करना है कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसको अंतर सहित समझाइए और उदाहरण भी लिखिए। तो आपको उदाहरण भी लिखने हैं और उनका अंतर भी बताना है। एक में थोड़ा सा आपको इन दोनों को भी होने वाला परिवर्तन और बताता हूं, वो आपकी किताब में नहीं है लेकिन आपको जरूरी है, आपको आना चाहिए। तो वो परिवर्तन भी आप देख लो। एक ऐसी घटना भी देखो जिसमें दोनों काम होते हैं। मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना में दोनों तरह के परिवर्तन दिखेंगे आपको। एक तो मोम जो है वो पिघलेगी, जो सॉलिड मोम है वो पिघल जाएगी, उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी। और दूसरा मोम जलेगी भी। तो जो जल रही है वो तो क्या हो गई, वो वापस आनी नहीं है, जो जल गई वो तो वापस आनी नहीं है। तो वो तो कैसा परिवर्तन हो गया है? मोम का जलना। उसमें मोमबत्ती में देखो आप, मोमबत्ती का जलने में दो तरह की घटनाएं होती है। एक तो मोम पिघलती है, तो मोम का पिघलना यानी पिघल करके वो नीचे फैल जाती है, लेकिन है तो मोम की मोम ही। तो वो कैसा हुआ? वो तो है कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। यानी कि वो नीचे जो पिघली हुई मोम है उससे आप क्या कर लोगे? वापस से मोमबत्ती बना लोगे उससे। लेकिन दूसरी है मोम का जलना। मोम का जलना यानी कि जो मोम है जो जल रही है वो खर्च भी हो गई है, अब वो खत्म हो गई मोम, तो उससे अब आप जो है वापस से मोमबत्ती नहीं बना सकते। तो मोम का जलना ये कैसा परिवर्तन है? ये है रासायनिक परिवर्तन। तो ये ऐसी घटना है जिसके अंदर दोनों परिवर्तन एक साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन भी और भौतिक परिवर्तन भी। ठीक है, अब अगली क्लास के अंदर अपन जो है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण उनके बारे में पढ़ेंगे। आप इसको घर पे किताब के साथ में पढ़िए और अपनी नोटबुक में इसको उतार लीजिए। ठीक है, थैंक यू।